अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम एमडी कैट बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज के लेक्चर में दो काम करेंगे। एक काम हम करेंगे कि जो कल मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया है, जो आप लोगों ने अटैम्प्ट किया, माशाल्लाह कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे जो है वो मार्क्स लिए और कुछ बच्चों ने जो है वो बहुत अच्छे नीचे से मार्क्स लिए। तो उसको हम डिस्कस करेंगे पहले वाले पार्ट के अंदर अपने लेक्चर के, और लेक्चर के दूसरे पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हम जो है क्या करेंगे, हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान से सुन ले। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि आप लोग जो है ना वो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं। तमाम लोग जो है ना वो मेरा ख्याल है एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं। कोई प्रेप या केजी या नर्सरी का तो स्टूडेंट है नहीं। क्यों जी? कोई है आप में से कोई नर्सरी का, केजी का, प्ले ग्रुप का, प्राइमरी का कोई स्टूडेंट है तो पहले मुझे वो बताए। तो इतने बड़े हो गए हैं, जो 17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, कुछ आप लोगों में से 20 साल के भी हैं, कुछ उससे भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप लोगों की अकल की बात की जाए, कुछ की सबकी नहीं मैं बात कर रहा, अकल की बात की जाए तो वो घास चरने गई हुई है। मतलब इतने जो है ना वो आप लोग लाशऊर कौम के अंदर जो है वो शुमार हो रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों को समझाऊं कैसे। एक होते हैं ना, चलो बेवकूफ लोग होते हैं, होते हैं ज्यादा बेवकूफ लोग होते हैं, और आप पता नहीं क्या लोग हैं यार। अगर किसी एमसीक्यूज के आंसर में कोई प्रॉब्लम है, कोई गलत टिक हुआ तो सब्र करें, आज के लेक्चर का वेट करें। रोला डालना स्टार्ट कर दिया है, आप लोग लड़ाई करने आए हुए हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, जंग हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे। व्हाट इज दिस? सो मेरे बच्चों, आपको पहले भी कहा है कि आप लोगों का हमारे साथ रिलेशन वही है, टीचर स्टूडेंट्स वाला। बेशक आप लोग वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे हैं, लेकिन रिलेशन तो वही है ना। टीचर ने ये कर दिया, की गलत बना दी, यूं हो गया, वो हो गया, भाई टीचर का दिमाग खराब है, वो गलत की बनाएगा। कंपोजिंग के वक्त कोई एक आधी मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेल मिस्टेक हो जाता है, कोई कॉपी पेस्ट के वक्त कोई हल्का सा एरर आ जाता है। इंसान है, कोई मशीन थोड़ी है, हैं जी? तो अजीबोगरीब लोग हैं। ये कौन है जी? सर डोंट, मैं नहीं, आप लोग पैनिक हो गए हैं। एक अगर एमसीक्यूज की ऑप्शन में मसला आया तो सब लोग पैनिक हो गए हैं। मैं तो समझा रहा हूं, हैं जी? मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर कोई एमसीक्यूज की ऑप्शन में मसला है, मसला एक एमसीक्यूज था कल, उसमें ना दो ऑप्शंस एक जैसी आ गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी में भी था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डी में भी था। उसका इतना इशू अब कोई बंदे के बच्चे बने, और उन सब के नाम मैंने नोट कर लिया जो पोस्टिंग कर रहे थे और गलत गलत से मैसेज कर रहे थे। यहाँ पर भी जो है ना वो मैसेज कर रहे थे। मैं माइंड बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मेरा मकसद यह है कि आपको मैं बात समझा दूं कि अगर कोई मसला आता है, किसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, परफेक्टनेस कहीं भी नहीं होती, हर जगह थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ जाती हैं। अब 30 एमसीक्यूज में 2 एमसीक्यूज ऐसे थे जिसमें मिस्टेक आ गई। एक ये था और एक के अंदर आंसर गलत जो है वो लगा हुआ था। उसको लेके भी जो है ना वो अपनी तरफ से डिस्कशन स्टार्ट कर दी। इस तरह की डिस्कशंस करने से टीचर की इज्जत पे बात आती है। अब आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है। आप लोग मेरे छोटे भाई छोटी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा फर्ज है आपको जो है वो समझाना। आप लोगों की एज से हम भी गुजर कर गए हैं। 10 साल पहले मैं भी आपकी कुर्सियों पे बैठा हुआ था, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह बेसब्रे नहीं होते हैं, वेट करते हैं। 2 एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है, आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया। वेट करते हैं, अगले लेक्चर का वेट करते हैं, टीचर से पूछते हैं कि सर ये क्या मसला है। उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाते हैं। एक कॉमन सी चीज थी, एक में कॉपी 2 दफा होगी ऑप्शन, और एक में आंसर गलत जो है वो वहां पे आ गया। सिर्फ एक एमसीक्यू था जिसमें आंसर गलत लगा हुआ था, बाकी सब ठीक थे। वो अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सो आप लोग, मेरे स्टूडेंट्स की ये स्पेशलिटी होती है कि उनके अंदर सब्र ज्यादा होता है। सो आज से तमाम लोग जो है ना वो सब्र जो है वो शो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो समझे आप लोग जो है ना वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। चलें, अब तमाम लोग जो है वो, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम लोग कमेंट्स करना बंद कर दें, तमाम लोग कमेंट्स करना स्टॉप कर दें।
एवरीवन स्टॉप कमेंटिंग। सिर्फ एक चीज समझ लें, जब भी कोई प्रॉब्लम आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ फेस करते हैं और पूछ लेते हैं जब उसका सही टाइम आता है। वक्त से पहले बेसब्रे होके और सामान सर पे उठा के प्रॉब्लम्स हल नहीं होती हैं। अगर मैं आपको ये बात नहीं समझाऊंगा तो इसका मतलब मैं अपना फ़र्ज़ पूरा अदा नहीं कर रहा। मैंने अपने फ़र्ज़ के मुताबिक आप लोगों को ये बात समझानी है कि आप लोगों में जब तक तहम्मुल नहीं आएगा, सब्र नहीं आएगा, आप एमडी कैट क्लियर नहीं कर सकते। मेरी हिस्ट्री है स्टूडेंट्स की, आज तक मैंने कभी ऐसा स्टूडेंट एमडी कैट क्लियर करते नहीं देखा जो बेसब्रा है। हमेशा तहम्मुल वाले स्टूडेंट्स एमडी कैट क्लियर करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। कभी भी एक्साइटेड ज्यादा होने वाले, ज्यादा जज्बात में आने वाले, ज्यादा फैलने वाले स्टूडेंट्स मैंने डॉक्टर बनते नहीं देखे। कम से कम मेरे स्टूडेंट्स में तो कोई ऐसा डॉक्टर या मेरी लाइफ में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना जिसके अंदर तहम्मुल और सब्र ना हो। मेरी लाइफ में जितने डॉक्टर बने, मेरे स्टूडेंट्स में से अब जितने बन रहे हैं, वो सब बड़े तहम्मुल मिजाज, बड़े पोलाइट, बड़े सब्र करने वाले, वो चीज को समझने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तमाम लोग आज से ये बात नोट कर लें, अगर आप लोगों ने एमडी कैट क्लियर करना है 200 एमसीक्यूज आपने अपने टेस्ट में सॉल्व करने डॉक्टर बनने के लिए। वो तब उसी वक्त ही सॉल्व होंगे जब आपको सब्र करने की तौफीक होगी। 200 एमसीक्यूज में से ऐसे कई एमसीक्यूज होंगे जो घुमाने फिराने वाले होंगे, वहां पर भी आपको यही लग रहा होगा कि ऑप्शंस गलत है, लेकिन वहां पे अगर आपकी ये आदत काम आ गई कि आपने सब्र करके चेक करना यार क्या प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करना, फिर इंशाल्लाह आप जो है वो मार नहीं खाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए और आप जो है वो एमडी कैट क्लियर कर जाएं, तो मेरी इस बात पे लाजमी अमल कीजिएगा। सब्र, एमसीक्यूज हमेशा सब्र से सॉल्व होते हैं, जज्बातीपन से, बेसब्रेपन से सॉल्व नहीं होते। सारे एमसीक्यूज अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज के डिस्कस होने के बाद क्वेश्चन पूछने शुरू करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अब आप लोगों के कमेंट्स के सामने एमसीक्यूज की शीट खोल ली है, तो अब मुझे कमेंट्स आप लोगों के नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मैं ये सारे एमसीक्यू डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद जो एमसीक्यू दोबारा रिपीट करना होगा वो मैं कर दूंगा। पहला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 1, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किससे रिजेंबल करता है? आप सबको पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये हीम से रिजेंबल करता है, और हीम जो होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। पहले का जो करेक्ट आंसर है वो नॉन प्रोटीन इसलिए है कि हीम से रिजेंबल करता है और हीम नॉन प्रोटीन है। उसके बाद विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन? तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बात मुश्किल है, इसका आंसर है गोल्जी। उसके बाद तीसरा जो एमसीक्यू है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन इज अ स्पेशल डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ सेल वॉल। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन आप सबको पता है बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपकी बुक की लाइन है। इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल लूप लाइक स्ट्रक्चर्स called F1 particles are found in inner membrane, inner membrane, ये भी आपकी बुक की लाइन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, ल्यूमन ऑफ द क्रिस्टी इज द पार्ट ऑफ। इसका आंसर गलत लगा हुआ था, इसकी वजह से जो है वो आपने बहुत ज्यादा हाल दवाई क्रिएट की, आंसर पे उठाया, तो इसका आंसर बिल्कुल आपने ठीक लगाया हुआ था जिन बच्चों ने इनर कंपार्टमेंट लगाया था, क्योंकि F1 पार्टिकल इनर कंपार्टमेंट में ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। तो सबको पता है इसका आंसर पिनोसाइटोसिस है, क्योंकि लिक्विड मटेरियल को जब आप एंडोसाइटोस करते हैं तो उसका नाम पिनोसाइटोसिस होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, जिसका नाम क्रिस्टी है या क्रिस्टा है, वही मेम्ब्रेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद द सिंथेसिस ऑफ गोल्जी बॉडीज इज इनिशिएटेड बाय। तो इसका आंसर आप लोगों को मैंने समझाया था टॉपिक के दौरान, SER के जो SER से छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं, वही जाके गोल्जी अपरेटस बना रहे होते हैं, गोल्जी बॉडीज बना रहे होते हैं। RER से बर्ड्स नहीं निकलते, SER से निकल कर जाते हैं और गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। लाइसोसोम सर्व्स नहीं, वैक्यूल सर्व्स टू
एक्सपैंड द प्लांट सेल स्टाइडोसोरी, इसका आंसर था ए एंड सी, दोनों काम वैक्यूल करता है, ए एंड सी। एक्सपैंड भी करता है प्लांट सेल को, टर्जिट भी करता है, प्लस स्टोरेज भी करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड बाय प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। 10वां एमसीक्यू है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में नहीं होती, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट शेयर्ड। नॉट शेयर का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो दोनों में नहीं है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। सो इट इज नॉट शेयर्ड बाय बोथ। SER हेल्प्स टू, ये तो बहुत आसान सा है, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। बुक की लाइन है, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, SER का फंक्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये मैंने आपको पहले टेस्ट में भी दिया था, सो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम रिजेंबल मोर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये रॉन्ग है। क्यों भला? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स का साइज है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स का जो साइज है 70s है। 70s होने की वजह से ये यूकैरियोट से नहीं रिजेंबल करते, प्रोकैरियोट से रिजेंबल करते हैं। 12 होंगे, उसके बाद 13वां है, द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। शायद इसी के अंदर आपको प्रॉब्लम हुई थी, 2 मरतबा ER लिखा हुआ था। न्यूक्लियर एनवेलप इज मोर करेक्ट देन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकॉज, हाँ जी, तो आपकी बुक में अगर देखें तो आपको वहां पे नजर आएगा कि न्यूक्लियर एनवेलप को ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सो बोथ आर सिनोनिम, इनमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही न्यूक्लियर एनवेलप होता है। अब आप जो मर्जी सोचें, लेकिन एक्चुअल जो है ना वो फिलॉसफी यही है। इन एनवेलप भी थैली को बोलते हैं, मेम्ब्रेन भी थैली को ही बोलते हैं। सो कोई बड़ा फर्क नहीं है इनमें, दोनों सिनोनिम्स हैं। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इज कैरिड आउट, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को घुमा के दोबारा पूछा गया है, तो 15वें का आंसर है ऑन द सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। वो जो क्रिस्टा होता है ना, उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। सो सरफेस, इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। ओके, उसके बाद सेंट्रियोल्स नहीं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दोनों सारे सेल्स में नहीं होते। नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल, नॉट प्रेजेंट इन, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है एनिमल्स में नहीं होते, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं। हालांकि दोनों में डबल मेम्ब्रेन है, दोनों में ATP वगैरह बन रहे हैं, लेकिन दोनों सारे सेल्स में नहीं है। 17th MCQ है, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग, सिंपल, ये तो बुक की लाइन है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आमतौर पर प्लांट्स में नहीं होते। उसके बाद 18वां MCQ है, सेमी सर्कुलर चैनल्स एंड सिस्टम्स ऑफ ट्यूब्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो वो जो चैनल्स है ना, हाँ इसमें मसला था, इसका CBER था और DBER था। तो जिन्होंने C ठीक किया उनका भी ठीक है, जिन्होंने D ठीक किया उनका भी ठीक, क्योंकि चैनल्स का जो नेटवर्क है ना सेल में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही होता है। मोस्ट यूनिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल, तो बेटे एक ही चीज है जो हर किस्म के सेल में होती है, और वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। यूनिफाइंग का मतलब है ऐसी चीज जो सारे सेल्स की इकाई हो, सारे सेल्स के अंदर मौजूद हो। सो वो सिर्फ कौन हो सकती है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली व्हेन दे आर, मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड की बनी है, तो लिपिड सोलुबल ही उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। सबको पता है मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, तो जो लिपिड सोलुबल है वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं किसको? सेल मेम्ब्रेन को। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट फॉर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये वही है जो मैंने, लेकिन उसका थोड़ा सा अंदाज चेंज कर दिया है। सो ये भी वही है, बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल, बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये इनकरेक्ट है। सो पहले मैंने किसी और अंदाज से पूछा, अब 21 MCQs जो है उसमें आंसर आपका बनेगा बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये इनकरेक्ट है।
यानी आपसे पूछे ये हुआ कि आप ये बताएं कि क्या इनकरेक्ट है, तो प्रेजेंट इन ऑल सेल वाली बात गलत है, ऐसा नहीं है। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पैसेज थ्रू द पोर्स इन न्यूक्लियर एनवेलप इज रिस्ट्रिक्टेड प्रिलिमिनरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो न्यूक्लियर का पोर होता है, ना, वो जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होते हैं। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स की खास बात ये, अगर थोड़ा सा हम ड्रॉ करें, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर से कौन सी चीज बाहर आ सकती है और कौन सी चीज अंदर एंटर हो सकती है। तो उसमें याद रखें, उसमें 3 चीजें, प्रोटीन अंदर जा सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, आरएनए भी न्यूक्लियस से बनकर बाहर आता है, और प्रोटीन आरएनए के कॉम्प्लेक्सेस, ये बेसिकली राइबोसोम को कहा हुआ है, प्रोटीन आरएनए से मिलकर ही बनते हैं ना राइबोसोम, इसीलिए उनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहा गया। तो राइबोसोम भी बनकर बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा प्रोटीन आरएनए, और इन दोनों को मिला के इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको राइबोसोम कहते हैं, वो भी न्यूक्लियर पोर से गुजर सकते हैं। उसके बाद 22वां हो गया। 23वां है जी, क्लस्टर ऑफ राइबोसोमल आरएनए वेयर राइबोसोम आर असेंबल्ड। तो आसान सी बात थी, मैंने कल भी बताई आपको, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई ये राइबोसोम्स बनाते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बुक की लाइन है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। सबको पता है राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कितने हो गए? 24 हो गए। 25वां है, द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट इज कंट्रोल बाय, ये बुक की लाइन है, सो बुक की लाइन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम आयन के जरिए अटैचमेंट जो है वो उनकी कंट्रोल होती है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझाया मैंने जरूर था, हो सकता है आपको गड़बड़ लगी हो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में 2 वर्ड्स हैं, एक फ्लूइड है और एक मोज़ेक है। मोज़ेक मैटर जो ये बताता है कि आपके पास फॉस्फोलिपिड की लेयर है, 2 लेयर है, और उनके बीच में इस तरह से प्रोटीन एम्बेड हुई है, ये तो मोज़ेक हो गया। फ्लूइड कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, मोबाइल है, मोबाइल मीन उनमें मूवमेंट होती है, तो सी ऑप्शन ठीक है, मोबाइल मिक्सचर है मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर हम कंक्लूड करें तो सेल मेम्ब्रेन इज अ मोबाइल मिक्सचर, मोबाइल मीन फ्लूइड है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड का वर्ड ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल फ्लो कर सकते हैं, मोबाइल है मीन मूव कर सकते हैं, एक जगह फिक्स नहीं है। उसके बाद ऑटोसोमल पेयर इन ईच फ्रॉग सेल, फ्रॉग में चूंकि टोटल 13 पेयर्स होते हैं, 26 है ना, तो पेयर वाइज के कितने हो गए? 13। आखिरी पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, तो बाकी पीछे 12 पेयर ऑटोसोम्स के बचे, तो 27वें का जो आंसर है 12 पेयर है। क्यों? क्योंकि 26 क्रोमोसोम है, 26 को अगर हम पेयर में करें तो 13 पेयर आएंगे, 13 पेयर में से 12 पेयर ऑटोसोम के हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जो सेकंड ईयर में आपने पढ़ा। उसके बाद न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली इन, ये मैंने पहले भी दिया, सो 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मैंने रिपीट किए। नॉन डिवाइडिंग के अंदर क्रोमोसोम हमें नजर आते हैं, यानी इंटरफेस के अंदर हमें क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियस की बात हो रही है, और जब डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस गायब होता है, फिर क्रोमोसोम नजर आना शुरू होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखें, जब न्यूक्लियस नजर आता है तब क्रोमोसोम भी नहीं नजर आते, और जब क्रोमोसोम नजर आता है तब न्यूक्लियस नहीं नजर आते, ये 2 चीजें ध्यान से याद रखें। ओके, जब न्यूक्लियस नजर आता है तब क्रोमोसोम नजर नहीं आते, और जब क्रोमोसोम नजर आता है तो न्यूक्लियस नहीं नजर आता है, क्योंकि वो टूट चुका होता है और क्रोमोसोम बाहर आ जाते हैं। A certain cell organelle is made up of double phospholipid bilayer that has many large pores. सबसे ज्यादा पोर्स न्यूक्लियस में ही होते हैं। आपकी बुक की लाइन है, एग सेल जो होता है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 10,000 पोर्स होते हैं। एग सेल जो ओवम होता है, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा पोर्स हैं। न्यूक्लियस के कुछ सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, तो ये बुक की लाइन है, इसलिए वहां से ये वाली स्टेटमेंट दी गई। अ नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनली हैविंग नो न्यूक्लिक एसिड, तो याद रखें लाइसोसोम की कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड नहीं होते, क्योंकि राइबोसोम में आरएनए है, सेंट्रियोल में भी आरएनए होता है। सेकंड ईयर में जहां माइटोसिस का चैप्टर है ना, सेल साइकिल का, वहां पे लिखा हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल में
प्रोटीन भी है और आरएनए भी है, प्रोटीन भी है और आरएनए भी है, इसलिए सेंट्रियोल में भी समटाइम आरएनए दिखता है, मिलता है, लेकिन ये आपकी इधर नहीं लिखा हुआ, सेकंड ईयर में एक जगह लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको पता है अपने राइबोसोम्स होते हैं, अपना डीएनए होता है, तो उसमें भी न्यूक्लिक एसिड होगा। तो कौन बचा? लाइसोसोम। इसके अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलेगा। ये मैंने आपके लिए जनरल सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। अब आपने इसमें से किसी को एक्सप्लेन करवाना है तो करवा सकते हैं, ठीक है सर। टेस्ट ओपन कैसे करेंगे? टेस्ट जो है ना वो कल के लेक्चर में जाएंगे, वहां जाके आप जो है वो कर सकते हैं ओपन, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग जो है वो इसमें से कोई मजीद क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे 5-6 थे ट्रिकी जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी तो बुक की लाइंस थी। अब आप लोग एक चीज ध्यान से सुन लें, जब हम टेस्ट को डिस्कस किया करेंगे ना, उससे पहले आपने जब टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप उनके आंसर देखते हैं ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वो सेव कर लें एक जगह, वो आपके टेस्ट जो है वो सेव हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 7 किधर है जी? 7 को एक्सप्लेन कर देते हैं। 7 का मतलब है जो द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये तो मैंने बताया हुआ है, क्रिस्टा क्या जो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा है ना, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बनाए तो उसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली इधर, इसको क्रिस्टा कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसी के ऊपर होती है। एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर गलत लगा हुआ था की के अंदर, सो उसका एक्चुअल आंसर इनर कंपार्टमेंट है। एमसीक्यू नंबर 7 का मैट्रिक्स क्यों नहीं? भाई मैट्रिक्स को अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ी हो रही होती है, फॉस्फोरिलेशन मेम्ब्रेन पे होती है हमेशा। अच्छा जी, उसके बाद है सर एमसीक्यू नंबर 22 किधर है? 22 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 22 का मतलब है कि न्यूक्लियर पोर से कौन सी चीजें आ सकती हैं, उसके अलावा कोई चीजें नहीं आएंगी। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोटीन गुजर सकती है, ये सेल है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर पोर में से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, सिर्फ प्रोटीन गुजर सकती है, आरएनए गुजर सकता है, या राइबोसोम गुजर सकते हैं, जो प्रोटीन और आरएनए दोनों से मिलकर बनते हैं। सो ये रिस्ट्रिक्शन का मतलब है। सबसे पहले राइबोसोम आते हैं इनिशिएट। राइबोसोम उसको इनिशिएट नहीं करते, राइबोसोम खाली प्रोटीन बनाते हैं, थैलियां एसईआर से ही जाती हैं। लाइसोसोम में प्रोटीन होती है, क्वेश्चन में न्यूक्लिक एसिड पूछा हुआ है। सर लाइसोसोम फॉर्म ही वेसिकल से होते हैं जो प्रोटीन कैरी करते हैं, तो लाइसोसोम कंपोजिशन में प्रोटीन नहीं होगी। प्रोटीन नहीं पूछी, प्रोटीन तो होती है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड पूछा हुआ है। हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है, यस, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो नॉन प्रोटीन है। चलें, सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो है ध्यान से आप लोग अपने लेक्चर पे ध्यान दें। बैकग्राउंड में आवाजें बहुत आ रही हैं, आवाजों का बेटे कुछ नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम 55 नहीं है, कुछ बुक्स में 55 है, कुछ में 70 है, सो आपके काम की बात नहीं है, ये वैसे ही मैंने एक्स्ट्रा एमसीक्यू दिया था आपको। ल्यूमन ऑफ क्रिस्टी इज अ पार्ट ऑफ आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट आंसर होगा, आउटर गलत लगा हुआ था कल, क्यों भला? सुन लें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्रिस्टी है, इसको ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन का मतलब होता है ट्यूब के अंदर, चीज के अंदर, थैली के अंदर वाली जगह। सो इनर कंपार्टमेंट आंसर होगा, यही तो आंसर गलत लगा हुआ था। हाँ जी, और कोई को किसका आंसर दें? अवैध साहब किसका आंसर पूछ रहे हैं? ये तो समझ में नहीं आ रही सारी। सर लिपिड, न्यूक्लियस में लिपिड बाइलेयर नहीं होती, तो हम 29 का सेल मेम्ब्रेन होगा है। इनर कंपार्टमेंट क्रिस्टा को कहते हैं, इनर कंपार्टमेंट इस मैट्रिक्स को बोलते हैं। ये सारी जो हिस्सा है ना, ये पूरा इनर कंपार्टमेंट है, यही इस क्रिस्टा का ल्यूमन भी है। अगर टेस्ट नहीं दिया तो ओपन कैसे होगा? तो आप उस लेक्चर में जाएं जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर पड़े होते हैं, उस लेक्चर में से जाके एमसीक्यूज को देख लें। ल्यूमन मैट्रिक्स ही होता है, समझ लें इस बात को, ठीक है। और कौन से रह गए हैं? 21 एमसीक्यूज। अब 21 की तरह, या 21 तो पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है 3 मरतबा, पिछले लेक्चर सुन लें।
ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म मैट्रिक्स में नहीं होगा। अच्छा, मेरी बात पे यकीन ही नहीं है तो फिर ना करो। जब कह दिया ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म मेम्ब्रेन पे होता है। एमसीक्यू नंबर 4। अब एमसीक्यू नंबर 4 पे चलें। 4 पे चलो जी। 4 का आंसर बताया तो है, इनर मेम्ब्रेन। ऑल क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, वैसे आपने सवाल नहीं किया दोबारा? हाँ, कर दिया। न्यूक्लियस की कंपोजिशन में लिपिड बाइलेयर नहीं होती, किसने कहा नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो, वो लिपिड बाइलेयर की ही बनी हुई होती है। ठीक है, आपको किसने कहा कि लिपिड बाइलेयर उसमें नहीं होती? होती है। और कोई चीज? मैंने ऊपर बहुत से क्वेश्चन किए, आपने आंसर नहीं दिया। इतने तो कमेंट्स हैं, मैं मशीन थोड़ी हूँ। राइबोसोम यूनिफाइंग ऑर्गेनेली नहीं है, नहीं राइबोसोम नहीं है, क्योंकि उसका साइज मुख्तलिफ होता है, एक जैसा नहीं होता। अच्छा जी, कौन से आपने कमेंट किए ऊपर इतने ज्यादा? यही कमेंट है आपका कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन में लिपिड बाइलेयर नहीं होती, ये उसामा ने भी किया हुआ कमेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है, तो उसकी अब फिर वही आ गया ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन द मैट्रिक्स। हद हो गई यार। वैसे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही होगी। ठीक है, चलें, बहुत हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी लिपिड बाइलेयर होती है। अब ऐसा आप सुन लें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी लिपिड बाइलेयर होती है। कितना टाइम रह गया है हमारे लेक्चर के अंदर आज? तो आज लेक्चर हमने पढ़ना था जी प्रोटीन्स के बारे में, टाइम बहुत लगा दिया आप लोग है ना, बहुत थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी जो है ना ऐसे हैं जैसे बिल्कुल ही जो है ना कुछ नहीं पढ़ा हुआ। अच्छी तरह बुक रीड किया करें, अच्छी तरह बुक रीड किया करें। ये जिनको मसला है ना, ये सब वो हैं जो बुक नहीं रीड करते। जब आप बुक रीड करते रहे अच्छी तरह, फिर आपको इस तरह के जनरल साइंस के क्वेश्चन करने का नहीं करना। ठीक है, बुक में तो कहीं भी नहीं है कि लिपिड बाइलेयर होती है भाईजान। आप अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ें ध्यान से, मैं यही कह रहा हूँ कि बुक नहीं पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बयान किया है वो सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी के ऑर्गेनेलिज में भी होता है। अगर आप बुक खोलें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जाएं, ठीक है, और वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस तरह आपने जो प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन किया, वो भी सुन लें कि सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो बगैर नॉन प्रोटीन पार्ट के नहीं होती। कुछ सिर्फ प्रोटीन की बनी होती हैं, कुछ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। उन्हीं में से हीमोग्लोबिन भी एक है। हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसीलिए उसको समटाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। सो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो हर किस्म की मेम्ब्रेन पे अप्लाई होता है जो यूकैरियोट्स में पाई जाती है। यूकैरियोट्स में, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो किसी और, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो, उस मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर वही है। ये बात फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिखी हुई है, ध्यान से आप पढ़ें। अब जो रह गई ना चीजें, वो उन्हीं को प्रॉब्लम पेश आएगी जो बुक ने ध्यान से पढ़ रहे। सो वो फिर उनका अपना फॉल्ट है। प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ध्यान दें, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना आज के सिखाऊंगा। अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स को हम प्रोटीन का नाम देते हैं। आपकी बुक के मुताबिक एमसीक्यू है कि जो ड्राई वेट होता है ना सेल का, उसमें से 50% ड्राई वेट जो है वो सेल का प्रोटीन बनाती है। इसका मतलब पानी को निकाल दें, क्योंकि पानी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। पानी को निकाल दें, बाकी जो बचेगा वो प्रोटीन बचेगा, 50% प्रोटीन बचेगा। अब आप में से मोस्टली को इसके फंक्शन तो आते होंगे, इनके फंक्शंस के अंदर कुछ चीजें जो है वो नोट कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं, उनमें पहला फंक्शन ये है कि ये सेल और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। ये
स्ट्रक्चरल रोल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? उनमें आपको बालों के अंदर मिलेगी केराटिन प्रोटीन, ये बालों को बनाती है। बोन्स के अंदर आपको मिलेगी कोलेजन, और कार्टिलेज के अंदर भी आपको मिलेगी कोलेजन प्रोटीन। और उसके अलावा आपको और कई ऐसी प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चर बनाने के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो करवा रही होती हैं। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं आउटसाइड द सेल, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। और फिर से मैं बता दूं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जरूर है, इसका स्ट्रक्चर अभी एक्सप्लेन करेंगे तो फिर मैं आपको इसके हीम ग्रुप के बारे में ही बताऊंगा। हीम ग्रुप इसका नॉन प्रोटीन होता है, वैसे ओवरऑल ये प्रोटीन ही है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के अलावा मायोग्लोबिन जो है ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन गैसेज और इस तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आपको इम्यून सिस्टम के अंदर मिलेंगे, इम्यून सिस्टम के अंदर आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये भी प्रोटीन्स होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको हम एंटीबॉडीज का नाम भी देते हैं। ये भी क्या होती हैं जी बच्चों? प्रोटीन्स होती हैं आमतौर पर। ये एंटीजेंस को पकड़कर उनको मारने के लिए काम आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गई, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती हैं, इनके नाम भी याद कर लें। मायोसिन प्रोटीन आपने पढ़ी थी मसल्स के अंदर, एक्टिन प्रोटीन आपने पढ़ी थी मसल के अंदर, वगैरह वगैरह। और कौन कौन सी प्रोटीन है, ये सारे एमसीक्यू ना जो आप जो है वो याद करेंगे। उसके बाद छठे नंबर पे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कौन सी प्रोटीन रह गई? कॉन्ट्रैक्शन की भी हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हो गई, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जी बच्चों, ये तीन है। तीन मशहूर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। इनको समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको क्या लगता है क्लॉटिंग प्रोटीन का नाम कौन सा है? तो आप लोगों को फाइब्रिनोजिन पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है। एक्चुअल में फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्योंकि फाइब्रिनोजिन जो होती है ये सलूबल प्रोटीन होती है, वाटर में सलूबल हो जाती है, लेकिन फिर इसको फिब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके जो धागे होते हैं ये पानी में हल नहीं हो सकते हैं, एक रिएक्शन के जरिए फिब्रिन बनता है। फिब्रिन के धागे चोट को क्लॉट कर देते हैं, और इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होती है प्रोटीन, वो तीसरी प्रोटीन होती है जिसका नाम प्रोथ्रोम्बिन है। सो इसका मतलब क्लॉटिंग के अंदर तीन प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, और ये इसका कैटलिस्ट है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट है, ये समझ लें। क्लॉटिंग सिंपल फाइब्रिनोजिन से नहीं होती। फाइब्रिनोजिन एक सलूबल प्रोटीन है, सलूबल प्रोटीन है, सलूबल से तो कभी भी नहीं होती ना। तो सलूबल प्रोटीन अगर आप क्लॉटिंग कराएंगे तो पानी गिरने से वो जो चीज है वो तो डिसॉल्व हो जाएगी। सो उसके लिए पहले ये फिब्रिन में कन्वर्ट होती है। फिब्रिन के धागे होते हैं जो चोट को बंद कर देते हैं, और इस काम को करने के लिए जो कैटलिस्ट आता है वो प्रोथ्रोम्बिन। सो क्लॉटिंग इस तरह से होती है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स के बारे में आप लोग सुन लें। उसके अलावा सेल डिवीजन के अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, सेल डिवीजन के अंदर प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा था माइटोटिक अपरेटस, या माइटोटिक जो स्पिंडल होता है उसको बनाने में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो ये काम करवा रही होती है, जो माइक्रोट्यूब्यूल का हिस्सा होती है। उसके अलावा अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करती है ब्लड के अंदर। ऑस्मोटिक बैलेंस, इसका नाम आप याद कर लें एमसीक्यूज में, अल्ब्यूमिन इसका नाम होता है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन। एक और करके फिर जो है ना इसके फंक्शंस को खत्म करते हैं। एक और कर लेते हैं इसका फंक्शन, और बहुत ज्यादा जो है ना वो इसके फंक्शंस हैं, आप जितने ढूंढेंगे वो कम होगा, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल में कौन सी होती है जी?
पता नहीं कौन सी प्रोटीन के बारे में आप कह रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल, हाँ, एंटीबॉडीज व्हाइट ब्लड सेल बनाते हैं। जो बी सेल्स होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पैदा करते हैं। उसके अलावा क्लॉटिंग प्रोटीन रिपीट कर दें। देखें टाइम पहले ही कम है, आप इतनी आसान चीज रिपीट करवा रहे हैं। जब कोई चोट लगती है ना, तो वहां पर होती है फिब्रिनोजिन। इसके धागे इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसको फिब्रिन का नाम देते हैं। ये फिब्रिन के धागे चोट को बंद करते हैं, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो प्रोटीन आती है वो प्रोथ्रोम्बिन होती है। सो इस तरह से काम, हाँ, एंजाइम्स रह गए, इतने ज्यादा एंजाइम्स होते हैं, वो सब प्रोटीन्स हैं। एंजाइम के नाम आप ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, सेल्यूलेज, ये एज, लेज जितने भी आप लोग खाते हैं ना, साल्टी लेज, पापड़ वाले लेज, मिर्चों वाले लेज, वो सारे लेज जो है ना, वो एंजाइम्स हैं। हार्मोन्स भी, नॉट ऑल हार्मोन्स, सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते, लेकिन कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम के नाम आप लिख लें, पेप्सिन आप लिख लें, ट्रिप्सिन लिख लें। हार्मोन के नामों में आप इंसुलिन लिख लें। सो ये सारे मैंने आपको एमसीक्यूज लिखवाए हैं। इनके नाम कुछ के बुक में नहीं थे, तो मैंने उनके भी नाम लिखवा दिए। फंक्शन के साथ नाम लिखा होना बहुत जरूरी है। सो हार्मोन के अंदर इंसुलिन वगैरह और ग्लूकागोन वगैरह जो है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सो ये सारे आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है, और ये सारे एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद करने हैं। अब हम चलते हैं प्रोटीन के बनाने की तरफ। प्रोटीन मैंने आपको शुरू में बताया जी, अमीनो एसिड से बनती है। वो लेज जो है ना, अमाइलेज, लाइपेज, मैं वो वाले लेज की बात कर रहा था। ठीक है, चले तो अब हम चलते हैं जी कंपोजिशन की तरफ। प्रोटीन बनती किस चीज से है, याद रखें, प्रोटीन जो है ना बनती राइबोसोम्स के पास है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बने होते हैं जी अमीनो एसिड से। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया था। अमीनो एसिड जो है ना, ये सेल के अंदर 170 टाइप्स के होते हैं। इनमें से 25 जो अमीनो एसिड्स होती हैं, ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। लेकिन 25 में से भी 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट कॉमनली प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली प्रोटीन बनाने में यूज होने वाले अमीनो एसिड सिर्फ 20 हैं। अब ये किस तरह से प्रोटीन बनाते हैं? सबसे पहले एक अमीनो एसिड होता है, वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, इससे ये डायमर बन जाता है, जिसको हम डाइपेप्टाइड का नाम देते हैं। फिर तीसरा अमीनो एसिड आता है, तीसरा अमीनो एसिड इसके साथ मिलकर ट्राइपेप्टाइड बना देता है। फिर चौथा अमीनो एसिड आता है, चौथा अमीनो एसिड इसके साथ मिलकर टेट्रापेप्टाइड बनाता है। ये देखें, ये डाइपेप्टाइड, ये ट्राइपेप्टाइड, और ये जो है टेट्रापेप्टाइड। इसी तरह ये बढ़ती चली जाएगी, और एंड पे जाके ये जो चेन बनेगी, दिस चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जब बहुत बड़ी हो जाएगी और उसका मास 10,000 से बढ़ जाएगा, तो हम उसी को फिर प्रोटीन का नाम देंगे। सो अब इसका जो अमीनो एसिड का रिएक्शन होता है, वो किस तरह से आपने करवाना है। एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हम पेप्टाइड बॉन्ड को समझते हैं, किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड समझने के लिए आपकी बुक की दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसिन की है। ग्लाइसिन को समझने के लिए मैं साथ ही आपको जनरल फार्मूला भी समझा देता हूँ अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड में दो वर्ड है ना बच्चों, एक होता है जी अमीनो और एक होता है एसिड। आप सिंपल एक कार्बन ड्रॉ करें, दरमियान में एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा दें, एक तरफ एसिडिक ग्रुप लगा दें, आपका अमीनो एसिड तैयार है। स्ट्रक्चर समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अमीनो ग्रुप लगाए ना, एक तरफ NH2, दूसरी तरफ आप लगा दें एसिड ग्रुप, और एसिड ग्रुप COOH होता है। और एक तरफ जो रह गई हैं उनमें अल्काइल ग्रुप लगाएं, और फिर आखिरी बॉन्ड हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी को पूरा कर दें। ये आपके पास अमीनो एसिड का फार्मूला आ गया। अमीनो ग्रुप भी लगा, एसिड ग्रुप भी लगा, अमीनो एसिड पूरा हो गया। अब अल्काइल ग्रुप में R की जगह अगर खाली H लगा हुआ हो, तो इसका नाम ग्लाइसिन होता है। हम ग्लाइसिन बनाने के बाद इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खोल के लिख देते हैं, ताकि हमें
बनाने में आसानी हो। OH ऊपर लिख दिया और डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब अभी भी ये एसिडिक ग्रुप ही है जिसको हमने COOH लिखा था। साथ ही हम एक एलानिन ड्रॉ करते हैं। एलानिन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें NH2 को खोल के ड्रॉ करना पड़ेगा। ये NH2 है, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ अगर R ग्रुप की जगह मिथाइल हो तो ये एलानिन बन जाता है। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। और ये हाइड्रोजन लगा दी, इसका नाम आपके सामने क्या बन गया, एलानिन। सो लुक एट द बोर्ड केयरफुली एंड वेरी डीपली एंड अफेक्शनेटली एंड ब्यूटीफुली। आपके सामने कौन तैयार है, अब आप लोग खुद ही मुझे जो है कमेंट करके बता दें कौन तैयार है बनने के लिए, कौन तैयार है एलिमिनेट होने के लिए। ग्लाइसिन ड्रॉ कर दी, ये एक अमीनो एसिड का नाम है। एलानिन ड्रॉ कर दी, ये भी अमीनो एसिड का नाम है। अब आप मुझे बताएं कौन तैयार है निकलने के लिए, ताकि हम उसको निकाल दें और फौरन से जो है वो अपना डाइपेप्टाइड ड्रॉ कर दें। हाँ जी, टाइम इतना ज्यादा कैसे हो गया आज। चलें कोई बात नहीं, टाइम होना अपनी जगह, लेकिन पहले ये हमने सोचा था कि एक दिन पूरा डिस्कशन लेक्चर होगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आप पढ़ा भी देंगे, डिस्कशन भी कर देंगे। चलें, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आप कौन सी चीज तैयार है बनने के लिए। वेरी गुड, सिंपल जो है आपके सामने हाइड्रोक्सिल ग्रुप तैयार है और हाइड्रोजन तैयार है। जैसे ही ये दोनों निकलेंगे पानी बन के निकल जाएंगे। सो पानी बन के मैंने इनको निकाल दिया, वाटर इज एलिमिनेटेड। पीछे क्या बचा, कार्बन और नाइट्रोजन, CN बॉन्ड, इसीलिए हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था। CN बॉन्ड, दिस CN बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज भी इसको बोलते हैं। और ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर आया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लाइसाइल एलानिन, और इसको हम आमतौर पर डाइपेप्टाइड कहते हैं। MCQs क्या याद करेंगे यहाँ पे, जो आपके पास डाइपेप्टाइड बना है इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं और कितने जो है वो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। तो हमेशा याद रखें बच्चों, पेप्टाइड का मतलब अमीनो एसिड होता है। डाइपेप्टाइड में अमीनो एसिड 2 होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड इनमें 1 होगा। इसी तरह मैं अगर आपसे MCQs में पूछूं, यहां पे मैं MCQ 1 लिखता हूं, आपने उसका जवाब देना है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन पेंटापेप्टाइड। आपके पास आंसर है, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है आपके पास 6। पेंटापेप्टाइड के अंदर बच्चों कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, जल्दी से जवाब दे दें, हरी अप। पेंटापेप्टाइड अगर आपके पास चेन हो, अगर आपके पास चेन क्या हो जी, पेंटापेप्टाइड, तो गिन के बताएं उसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। वेरी गुड, 4 अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है जी, क्योंकि आखिरी वाले अमीनो एसिड के साथ कोई बॉन्ड नहीं होता। अगर आपके पास 5 की चेन है तो एक कम होगा, बॉन्ड एक कम होगा, क्योंकि आखिरी वाले का बॉन्ड नहीं होता। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दूं और मैं लिख दूं नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पेंटापेप्टाइड, अब क्या आंसर होगा। अगर मैं अमीनो एसिड की तादाद गिनूं पेंटापेप्टाइड के अंदर तो क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर जो है वो मुझे बताएं। वेरी गुड, अब 5 आंसर होगा, क्योंकि पेप्टाइड का मतलब ही 5 अमीनो एसिड है। सो पेंटा ट्राई जो होता है, डाई या ट्राई टेट्रा पेंटा, ये अमीनो एसिड की तादाद के लिए होता है और बॉन्ड उनमें फिर एक कम होता है। सो अमीनो एसिड पूरे 5 होंगे। पेंटापेप्टाइड का मतलब है अमीनो एसिड पूरे 5। इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड और ये 5वां अमीनो एसिड है। ये दरमियान में बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। बॉन्ड देखे 4 हैं और देखे अमीनो एसिड 5 हैं। इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। इस तरह के हमसे कुछ बहुत मरतबा जो है वो बोर्ड में आ जाते हैं। सो कंपोजिशन जो है वो मैंने आपको समझा दी।
अब टाइप्स रह गई हैं और टाइम हमारा जो है मेरा ख्याल है ओवर हो गया है, यानी आप लोगों का टेस्ट खत्म होने में सिर्फ चंद सेकंड बाकी रह गए हैं। जल्दी से इस टेस्ट को ख़त्म करके सॉल्व कर लें। और इसमें से 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर में से आए हैं। स्ट्रक्चर का चूंकि समझाने का टाइम ख़त्म हो गया था तो वो एमसीक्यूज मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो वाले एमसीक्यूज जो है वो कल एक्सप्लेन होंगे। सो तहम्मुल के साथ सब्र का मुजाहरा कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो कल हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सो रिज़ल्ट आपका मेरे पास आ गया। मैं इसमें ये लाजमी नहीं है कि आपको अगर नहीं मैंने समझाया तो उसमें से एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकते। सॉल्व तो हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पूरे 2 साल ये कोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलें। तबीयत भी आज मेरी बहुत ख़राब थी। उम्मीद है कि तमाम लोग जो है वो दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल जो है वो हम ख़त्म भी कर देंगे प्रोटीन के टॉपिक को, और साथ हम इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को भी कल ख़त्म करेंगे। कल सारा कुछ इंशाल्लाह हम फिनिश करेंगे। अब जो पहला एमसीक्यूज था वो तो आसान ही है। बस ये वाला एमसीक्यू थोड़ा सा मैंने दिया था कि आप ग्लाइसिन को एलानिन में कैसे कन्वर्ट करें। ग्लाइसिन में H है और एलानिन में CH3 है, तो एक कार्बन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। ध्यान से ये कंपेयर कर लें, हाइड्रोजन और CH3 में फ़र्क है। तो जब ग्लाइसिन को एलानिन में कन्वर्ट करेंगे तो एक कार्बन ज़्यादा आएगी और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा आ जाएंगे, बस यही फ़र्क है। बाकी जो स्ट्रक्चर में से आपको एमसीक्यूज आए हैं वो मैं कल एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है वो सबको सेहत अता फरमाए, मुझे भी सेहत दे। ठीक है, आज बिल्कुल भी जो है वो पढ़ाने की हिम्मत जो है वो नहीं थी, फिर भी जो है वो आपको मैंने आके डिस्कशन भी करवाई है और थोड़ा सा पढ़ा भी दिया ताकि आप लोगों का टाइम न ज़ाया हो। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है जी? 2 मैंने आपको बताया 2 कल एक्सप्लेन होगा क्योंकि 2 में स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। स्ट्रक्चर मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, आइसोप्रीनॉइड इज टू और अमाइनो एसिड इज टू, इसका मतलब ये है कि आइसोप्रीनॉइड किसका पार्ट है और अमाइनो एसिड किसका पार्ट है। सिंपल, आइसोप्रीनॉइड जो है वो रबड़ का पार्ट होता है और अमाइनो एसिड इंसुलिन का पार्ट होता है, तो इसलिए ये एमसीक्यू इस तरह से है। ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड का मैंने बता दिया था, फिब्रिन ही होती है जो मेन प्रोटीन होती है। और कोई क्वेश्चन करना तो जल्दी से करने, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है वो जल्दी सेहत याब कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सर में दर्द वगैरह मुझे है। आज मेरा दिल नहीं था लेक्चर लेने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। अवैस साहब कहाँ हैं, ज़रा वो हाजिर हूँ। अवैस साहब ने एंड तक जो है ना मेरी बात नहीं मानी। इसका अब क्या हशर किया जाए, चले कोई बात नहीं। तो मैंने बता दिया था अवैस को भी, क्वेश्चन इसका ठीक था, लेकिन ये है कि सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर सारी किस्म की यूकेरियोटिक मेम्ब्रेन में मौजूद है, तो वही अप्लाई होता है सब में। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड को भी ख़त्म करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।